We were talking about fixed exchange rate system. First of all, हमने एक fixed exchange rate system काम कैसे करता है. If exchange rate is decided by the government, then central bank is responsible to maintain the exchange rate. सेंट्रल बैंक इसको किस तरह मेंटेन रखेगा कि अगर आपने प्राइस फिक्स कर दी है कि डॉलर की प्राइस 100 रुपीज होगी, तो कोई भी शख्स जितने भी डॉलर खरीदना चाहे सेंट्रल बैंक ने उसको वो या स्टेट बैंक ने प्रोवाइड करने होंगे, और इस तरह एक्सचेंज रेट मेंटेन रहेगा. इस तरह बाहर से कोई भी शख्स ज्यादा महंगा डॉलर खरीदेगा नहीं, और अगर किसी ने बेचना होगा तो वो बैंक को ही बेचेगा, वो 100 रुपए से कम पे बेचेगा नहीं, और इस तरह एक्सचेंज रेट मेंटेन रहेगा. एक्सचेंज रेट कम होगा और ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये इधर डिटेल में भी दिया हुआ है. नाउ ये कि फिक्स एक्सचेंज रेट में मनी सप्लाई जो होती है या मॉनेटरी पॉलिसी वर्किंग नहीं होती, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का एक ही काम होता है कि अगर मनी सप्लाई किसी भी वजह से चेंज हो और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा हो, तो उसको दोबारा अपनी जगह पे फिक्स करना. अगर किसी भी वजह से एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो आप मनी सप्लाई कम कर दें और एलएम को शिफ्ट कर लें. एक और बात कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट, तो हम दोनों को सेम ही ले रहे थे इस चैप्टर में, क्योंकि अब तक हमने ये अज्यूम किया हुआ था कि प्राइस लेवल इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो क्योंकि रियल एक्सचेंज रेट जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, डायग्राम नहीं सॉरी फार्मूला आपको नजर आ रहा है कि रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट प्राइस डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस. तो चूंकि हमने डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों प्राइसेस को फिक्स लिया हुआ है, देन रियल एक्सचेंज रेट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट. तो इसमें ये चेंज नहीं होगा, अभी तक हमारे एग्जाम्पशन में ये दोनों चीजें सेम ही है. फिजिकल एक्सपेंशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट व्हेन देयर इज फिजिकल एक्सपेंशन आईएस विल शिफ्ट टू द राइट. आईएस 1 मीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं, टैक्सेस डिक्रीज हुए हैं, तो आईएस 1 की शिफ्ट होने की वजह से मनी डिमांड इंक्रीज करेगी और एक्सचेंज रेट पे जो वो मनी सप्लाई सॉरी डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी. जब भी फिजिकल एक्सपेंशन होती है एक्सचेंज रेट जो है वो उस पर मनी सप्लाई भी प्रेशर होता है कि वो बड़ी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मनी सप्लाई जो है वो उसको बढ़ाया जाए. तो विच इंड्यूस अ शिफ्ट इन द मनी सप्लाई, जब भी बढ़ेगी एलएम विल शिफ्ट टू द राइट. तो आईएस पहले राइट पे शिफ्ट हुआ है तो एलएम विल बी आल्सो शिफ्ट टू द राइट, क्योंकि वैसे जब आईएस राइट पे शिफ्ट हुआ है तो ये न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे एलएम 1 पे होना चाहिए. अगर मनी सप्लाई चेंज ना हो तो उस सूरत में क्या होगा कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा. अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट ने नहीं बढ़ना, money supply will increase, LM will shift to the LM2 and new equilibrium will be at same original exchange rate, and income will increase from Y1 to Y2. And under fixed exchange rate, if we apply the monetary policy, then there would be no effect on the economy because LM steric down है इसको यहाँ पे fix होना है, because if LM shift to the right, there is a pressure on exchange rate to decrease and for the currency to depreciate, and it is not possible under the fixed exchange rate, so LM will shift back. We have to decrease the money supply in the given situation. ये explanation इसकी again दोबारा दी हुई है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं. Trade policy under fixed exchange rate. Trade policy mean कि you restrict the imports or some type of the restrictions on the free flow of the goods and the services. तो अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी अप्लाई की है तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स में से आपने इंपोर्ट्स कम किए हैं तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगी, यानी कि नेट एक्सपोर्ट. तो IS1 विल शिफ्ट टू द IS2 स्टेरिक. व्हेन IS1 शिफ्ट टू द IS2 स्टेरिक, इसका मतलब ये है कि आपकी इंपोर्ट्स कम है, आप अपनी करेंसी फॉरेनर्स को कम दे रहे हैं, तो आपका एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होने की कोशिश करेगा. लेकिन क्योंकि हमने एक्सचेंज रेट फिक्स रखे हुए हैं तो इस एक्सचेंज रेट पे जो प्रेशर है टू अप्रिशिएट, इसको कम करने के लिए आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी. एनी इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल शिफ्ट टू LM1 to LM2 and the new equilibrium will be where these two red lines are crossing to each other, and at this point income level has increased and exchange rate is same as was in the original equilibrium. So अब once again अपने माइंड में रिवाइज करें, यहाँ पे भी दी हुई है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की तो एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन पुट upward pressure on exchange rate, domestic currency gets stronger. Under flexible exchange rate will rise so much that net exports will shift back. But in the fixed exchange rate, government keep the exchange rate from rising by printing more money and selling it to the market. LM curve shift out to the right, so net exports and Y also expand. क्योंकि LM के राइट साइड पे शिफ्ट होने से आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी और आपकी एक्सपोर्ट्स कम नहीं होंगी.
इसको आप जरा गौर से देखिए, समरी ऑफ द मंडल फ्लेमिंग पॉलिसी इफेक्ट्स, यही मंडल फ्लेमिंग मॉडल है और यही असल में इसकी इनपुट है ओवरऑल इन द मैक्रो के ऊपर। आप सबसे देखिए क्या है कि एक्सचेंज रेट डिजाइन लेफ्ट साइड पे फ्लोटिंग है, राइट साइड पे फिक्स्ड है। नीचे ये है कि उसका डिफरेंट वेरिएबल्स पे इम्पैक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एक्सपेंशन हो अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाई का इफेक्ट जीरो है, इट विल कीप जीरो, रिमेन जीरो। फर्स्ट रो आप चेक करें, exchange rate will increase and net exports will decrease due to the physical expansion. Under floating exchange, fixed exchange rate क्या होगा, physical expansion में y will increase, exchange rate fixed रहेगा, it is fixed by policy by definition and net exports will also not change. Monetary policy second row की तरफ आप आ जाएं, under floating exchange rate monetary policy will increase the income, it will decrease the exchange rate and it will increase the net exports. लेकिन under fixed exchange rate monetary policy will not change income, it will not change exchange rate, it will not change net exports. 0 0 and 0. In third, import restrictions mean कि आप imports को decrease करते हैं फिर restrictions put करते हैं, तो there will be no effect on zero income. In under floating exchange rate will increase due to import restrictions, currency will appreciate and net exports में जो change होगा वो zero होगा. Under fixed exchange rate अगर आप trade restrictions apply करते हैं तो आपका income level will increase, exchange rate will be fixed and net exports will increase. इसको आप जरा ध्यान और तवज्जो से पढ़िएगा, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इफेक्ट समझ आए होंगे तो आप इनको आसानी से कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो एक्सप्लेनिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कंट्री रिस्क एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ओमिट कर दिया है। अलबत्ता अगर आप इसे करना चाहें तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिलहाल हम एक्सचेंज रेट्स और पॉलिसी ऑप्शंस की तरफ ही रहेंगे। इसको आपने बाद में देखना हो देख लीजिएगा। फिलहाल आप इसमें एक्सप्लेनिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी एंड द कैरी ट्रेड, इसको आप ओमिट कर दें और हम इसमें करेंगे क्या। ये आपकी बुक है, बुक में भी आप नोट कर लें कि हम 12.3 कर रहे थे, द स्मॉल ओपन इकोनॉमी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये टॉपिक हमने शुरू किया था, इसको अभी हमने कंप्लीट किया। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ये केस स्टडी है, डीवैल्यूएशन एंड द रिकवरी फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कंट्रीज जिन्होंने ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपनाया था, उन्होंने 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद जल्दी रिकवर कर लिया था। इस केस स्टडी को जस्ट एक पैराग्राफ है, यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये इसको समझें कि शामिल है, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिए। ये मत समझिएगा कि ये नहीं है, इसमें कुछ समझ ना आए पूछ लीजिएगा। ट्रेड पॉलिसी मैंने आपको अभी करवा दी है। आगे पॉलिसी इन द मंडल फ्लेमिंग मॉडल असेंबली, ये जो अभी मैंने आपको टेबल करवाया है ये यहाँ पे डिटेल में आपकी बुक में रिटर्न में भी दिया हुआ है कि मंडल फ्लेमिंग मॉडल शोज दैट द पावर ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट इनकम डिपेंड्स ऑन द एक्सचेंज रेट डिजाइन। कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी आपकी इनकम को इफेक्ट कर सकती है, एग्रीगेट इनकम जीडीपी को। ये बात इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर काम कर रहे हैं या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर काम कर रहे हैं। ये दिया अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ओनली मॉनेटरी पॉलिसी कैन इफेक्ट द income. The usual expansionary impact of fiscal policy is offset by a rise in the value of currency and decrease in the net exports. Secondly, under fixed exchange rates, only fiscal policy can affect the normal potency of monetary policy is lost because the monetary policy is dedicated to maintaining the exchange rate at announced level.
ये सारा मंडल फ्लेमिंग बॉर्डर की जो भी रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, वो इस पैराग्राफ में उन्होंने आखिरी जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, समराइज करके लिख दिया होगा। बाकी इस टेबल में समराइज किया हुआ। तो ये जो 12.4 है, ये टॉपिक मैं आपसे कह रही हूँ, फिलहाल हम इसको छोड़ दें, आप इसे ओमिट कर दें। आफ्टर 12.4 मैम वो सीआर को ऐड कर दें, तो उसका नेट बंद हो गया था, वो दोबारा ऑन किया उसने। अच्छा करती हैं अभी। एंड इट इज 12.5 जहाँ से हम इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ। इसमें से क्या ओमिट किया था उसको मैंने बुक में से आपको दिखा दिया। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट, क्या फायदे या नुकसान है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज रेट रिजाइम्स। कुछ कंट्री ऑप्ट करते हैं फॉर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कुछ कंट्री ऑप्ट करते हैं फॉर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अभी हमने ये पढ़ा कि अंडर डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम आपकी डिफरेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो डिफरेंट तरह से काम करती हैं। आप जिस तरह क्लोज इकोनॉमी में अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इस तरह आप एक ओपन इकोनॉमी में फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये देखे बगैर कि आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा अप्लाई नहीं कर सकते। और यही कंट्रीब्यूशन है मंडल का इस पॉलिसी के डिसीजन में। एडवांटेज फिक्स एक्सचेंज रेट का क्या फायदा कि इट मेक इंटरनेशनल ट्रेड इजियर। एक्सचेंज रेट फिक्स होगा तो जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं उनको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है, उनको रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कि आपके इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट्स के बाद आपको करेंसी के कम या ज्यादा होने की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। A fixed exchange rate can serve as a commitment device for the central bank, and fixed exchange rate can serve as a इसमें जो सेंट्रल बैंक है उसको भी ये डिसीजन के वो सेंट्रल बैंक इज कमिटेड टू मेंटेन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सो उनका इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई इज नॉट देयर इशू। अब उनका एक ही इशू है कि हाउ दे विल मेंटेन देयर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का क्या फायदा? इट अलाउज मॉनेटरी पॉलिसी टू परसो अदर ऑब्जेक्टिव। कि आपका एक्सचेंज रेट अगर फ्लोटिंग होता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अपने इन्फ्लेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉब्लम जो कंट्रीज में होते हैं उनको डील करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है और वो ये है कि ये एक्सचेंज रेट को फिक्स रखती है। एंड नंबर टू, इट माइट अवॉइड स्पेकुलेटिव अटैक्स ऑन द करेंसी। ये वो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर टू, ये उस टॉपिक से असल में रिलेटेड है जो कि हमने छोड़ दिया अभी पीछे। लेकिन फिर भी स्पेकुलेटिव अटैक से यहाँ पे मुराद क्या है कि वो लोग जो कि करेंसीज पे इंटरेस्ट रेट फर्क होने की वजह से और उनके एक्सचेंज रेट फिक्स होने की वजह से कि ये गवर्नमेंट इसको कम रखेगी ज्यादा रखेगी, करेंसी का बिजनेस करते हैं, उससे असल में करेंसी की जो वैल्यू है ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। लेकिन अगर आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो उसमें चूंकि उसने विद डिमांड एंड सप्लाई होना है तो लोग ये स्पेकुलेशन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट काम कर रहे हो लेकिन आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए आप कोई और करेंसी यूज करते हो, अडॉप्टिंग अनदर करेंसी, देन यू मे अवॉइड दिस प्रॉब्लम। ये डेफिनेशन ऑफ एन ऑप्टिमल करेंसी एरिया मंडल, इसको बुक में से मैंने वैसे छुड़वा दिया हुआ है, लेकिन इसमें व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट वेदर टू कंट्रीज शुड हैव द सेम करेंसी। तो इसका फायदा क्या हो सकता है? ये इसने स्टडी किया हुआ है, इसमें स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन है उसको सामने रखते हुए कि इसके फायदे एक तो ये हो सकते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिजनेस साइकिल, कि डिफरेंट कंट्रीज का बिजनेस साइकिल के जो अप्स एंड डाउन आते हैं वो इकट्ठे ही चलते हैं तो आपस में उनको अनस्टेबिलिटी कम हो जाती है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर आपकी करेंसी जो है सेम है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आसानी से आप इजाजत दे सकते हैं इधर मूव करने की और उनकी वेजेस सेम रहती हैं। ability to redistribute physical resources across the border, physical resources, flexibility of wages and prices, willingness to standardize rules and regulation। इसमें अगर आप केस स्टडी यूरोपीय यूनियन की पढ़ें तो ये उससे रिलेटेड है कि इससे उन्हें क्या क्या फायदा हुए ओवर टाइम। लेकिन अब चूंकि बरतानिया दोबारा छोड़ा यूरोपीय यूनियन को तो ये पूरी केस स्टडी एक, इस पे कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आपकी बुक में, आपने इसको डिटेल से पढ़ना है, द इम्पॉसिबल टर्निटी। व्हाट इज इम्पॉसिबल टर्निटी? इम्पॉसिबल टर्निटी ये कहता है कि कोई भी नेशन या कंट्री उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो एट द सेम टाइम, ये ट्राइंगल है, इसके तीनों कार्नर आप देखिए, इधर है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ऊपर है फ्री कैपिटल फ्लोज
एंड राइट साइड पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कि ये तीनों चीजें कोई भी कंट्री इकट्ठे मेंटेन नहीं रख सकता। आपने इसमें ट्राइंगल की एक साइड के दोनों कॉर्नर अगर लेने हैं तो तीसरा कॉर्नर आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन 1 लिखा हुआ है जो यूनाइटेड स्टेट ने ऑप्ट किया हुआ है कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखते हैं और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। इन दिस सिचुएशन जो थर्ड है कि फिक्स एक्सचेंज रेट, तो उनका एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग है, वो फिक्स नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 चेक करें तो आप यहाँ तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल मेंटेन रखेंगे और एक्सचेंज रेट फिक्स कर लें, तो आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी वाला कॉर्नर आपको छोड़ना पड़ेगा। आपकी पॉलिसी का एक ही काम होगा कि आपके एक्सचेंज रेट को फिक्स रखें। थर्ड ऑप्शन विच इज ऑप्टेड बाय चाइना, they have independent monetary policy and some type of fixed exchange rate, but there is no free capital flow for in China. Capital mobility is not free in that country. So what is the impossible alternative? Any nation can opt any two and can have to let go of the third objective. They cannot take all three. ये चाइना का करेंसी के अंडर वैल्यू है, इसको आप देख लीजिएगा अलॉन्ग। हाँ, आगे हमने पढ़ना है अलोइंग द प्राइस लेवल टू चेंज। इसमें हमने अब तक जो पढ़ा है इसमें से आप कोई क्वेश्चन रेज करना चाहें तो कर सकते हैं। बच्चों इसमें से कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलो नो मैम। अलोइंग एक इसमें अब लास्ट टॉपिक है, उसमें ये है कि हमने अब तक अज्यूम किया हुआ था कि प्राइस लेवल इज फिक्स्ड, बट प्राइस लेवल इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस ओवर टाइम। नाउ वी अज्यूम दैट प्राइस लेवल इज नॉट फिक्स्ड, और हमारा ये है कि जो प्राइसेस आर स्टिकी और फिक्स्ड हैं, ये आपने याद रखना है कि इट इज अ शॉर्ट रन assumption and it is a Keynesian assumption. In the long run price level is not fixed. ये हमारी इक्वेशंस है, इनको हम कई दफा देख चुके हैं। ऊपर वाली आईएस इक्वेशन है, नेट एक्सपोर्ट्स आर द फंक्शन ऑफ रियल एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड वाई इज इक्वल, एंड जो नीचे है ये एलएम इक्वेशन है कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिपेंड। अब इसमें यह है कि जब भी आपका प्राइस लेवल कम होगा एलएम का विल शिफ्ट टू द राइट। क्यों? कि प्राइस लेवल कम होने का ये प्राइस लेवल है, ये अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि एम ओवर पी जो सा वो ज्यादा होगा, यानी कि रियल मनी सप्लाई विल इंक्रीज। रियल मनी सप्लाई विल इंक्रीज तो एलएम विल शिफ्ट टू द राइट। जब एलएम शिफ्ट टू द राइट होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका मनी सप्लाई चेंज होने से आपके एक्सचेंज रेट्स को भी फर्क पड़ता है। आपका प्राइस लेवल जब कम होगा तो आपका रियल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, एंड आपका रियल एक्सचेंज रेट, ये प्राइस लेवल आपका, आप इसको कंपेयर करेंगे प्राइस लेवल इन द फॉरेन कंट्री, और आपका इन्फ्लेशन आप इसको कंसिडर करेंगे। अगर आपका इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में रेज होगा तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, यानी कि आपका प्राइस लेवल अगर बढ़ेगा, और अगर आपका प्राइस लेवल जो है वो कम होगा तो आपका रियल एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ेगा, आपकी करेंसी एप्रिशिएट होगी, और करेंसी की एप्रिशिएशन जो है वो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स को कम करती है। Higher Y is associated with lower P. The aggregate demand slopes downward from left to right. ये हम पहले पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जब हम प्राइस लेवल को कंसिडर करते हैं तो देन वी विल से दैट मंडर फ्लेमिंग एज अ थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। प्राइस लेवल हमेशा रिलेटेड है किस चीज से? एग्रीगेट डिमांड से। अगर आप इस डायग्राम का लोअर पोर्शन देखें तो हमने वाई एक्सिस पे एग्रीगेट प्राइस ली हुई है ऑफ अ कंट्री, एंड वाई एक्सिस पे हमने एक्स एक्सिस पे सॉरी हमने इनकम ली हुई है, जीडीपी। जब भी आपकी प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो आपकी जीडीपी जो है वो डिक्रीज होती है। इसका क्या रिलेशनशिप है? अगर हम फर्स्ट में मंडल फ्लेमिंग मॉडल जो ए में ISLM से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है P1 प्राइस लेवल पे, IS डाउनवर्ड स्लोपिंग, LM वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, एंड Y एक्सिस पे एज यूजुअल हमने एक्सचेंज रेट लिया हुआ है, और X एक्सिस पे हमने इनकम लेवल लिया हुआ है। हम शुरू कहाँ से करते हैं? ये जो नंबर 1 दिया हुआ है
क्या फॉल इन प्राइस लेवल पी शिफ्ट द LM कर्व टू द राइट, कि जब भी प्राइस लेवल कम होगा आपकी रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और LM कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। व्हेन LM कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, प्राइस लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपका एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज E1 टू E2। डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट विल increase your net exports, and increase in net exports will increase your income level to Y2, and new equilibrium will be at this red dot, and new equilibrium is shown here in the lower panel. P1 decrease to P2 and income will increase from Y1 to Y2. So a decrease in price level in the long run will shift the income level to the right or higher aggregate demand. Aggregate demand जब भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी और आपका इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। Moving from the short run to long run, it is simply जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के एवरेज सप्लाई फर्क में जो फर्क कर्व में जो फर्क है उसका ताल्लुक असल में आपके प्राइस लेवल के चेंज होने और ना होने से। इन द शॉर्ट रन प्राइसेस आर स्टिकी। अगर आप लोअर पैनल चेक करें इस डायग्राम का, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ब्लू कलर की, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का हुआ है। जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का हुआ है, और जो आपका एग्रीगेट डिमांड का हुआ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी प्राइस लेवल डिक्रीज होगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इन द शॉर्ट रन प्राइस लेवल सप्लाई को बिल्कुल फर्क नहीं डालता। इन द लॉन्ग रन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का हुआ है, जो कि आपके वाई उस पे है जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को शो करता है। इन द पैनल ए आप चेक करें कि आप अज्यूम करें कि आपका इनकम लेवल Y1 है, जबकि नेचुरल रेट ऑफ वो इनकम लेवल जो है वो वाई पे है। इस वक्त जो भी आपका प्राइस लेवल है P1, उस पे आपकी इनकम आपके नेशनल इनकम लेवल से कम है। इस गिवन लेवल पे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एग्रीगेट डिमांड कम है क्योंकि आपका प्राइस लेवल काफी ज्यादा है। नाउ प्राइस लेवल डिक्रीज, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, सो सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज एंड न्यू इक्विलिब्रियम विल एट दिस Y बार दिया हुआ है आपकी बुक में, यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं दी हुई, तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। डायग्राम हम बुक से देखते हैं। ये and short and aggregate supply curve will shift SRAS to downward with at lower price level। तो प्राइस को इंक्लूड करने से आपके शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ ये है कि हमने रियल एक्सचेंज रेट जो है उसको भी लिया हुआ है। जो पिछली सारी डायग्राम्स थी उनमें हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट लिया हुआ था। रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करें तो बाकी एक्सप्लेनेशन वही है जो हमने पहले की थी। ये समरी है, इसको आप ध्यान और तवज्जो से पढ़ लीजिएगा। जो ये पॉइंट 4 है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ ये वो है जो उससे रिलेटेड है, जो हमने टॉपिक फिलहाल छोड़ दिया। उसको पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल ये चाहती थी कि हम सिर्फ एक्सचेंज रेट और प्राइस लेवल की बात कर रहे थे, हम इसको ये इकट्ठा लेके चलें। इसको थोड़ी देर के लिए इंटरेस्ट रेट चेंजेस जो सी रिस्क प्रीमियम उसे हमने अवॉइड कर दिया, लेकिन इसमें जो रिलेशनशिप होगा सिर्फ यही होगा कि जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हायर होता है उधर कैपिटल इनफ्लो करता है, जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट लोअर होता है उधर कैपिटल उस कंट्री से आउटफ्लो कर देता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा, इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज चैप्टर में से यही टॉपिक्स हमने करने थे जो हमने अब कर लिए।